देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। शास्त्रों में कहा गया है कि जब राजा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होता है तो उसके राज्य में अपराध खत्म होता है, अपराधियों का सर्वनाश होता है। लेकिन वहीं जब राजा कठोर फैसला नहीं ले पाता तो उसके राज्य में प्रजा परेशान होती है, अराजकता का माहौल होता है। शास्त्रों में कही गई बातें आज भी उतनी ही सही साबित होती हैं। इसका इस्तेमाल राजपाट चलाने के लिए राजा सदियों पहले किया करते थे। मैं ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि आज 3 तस्वीरें मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। ये तीनों तस्वीरें उन 3 राज्यों की कहानी बयां करती हैं जहां पर अगर कड़े फैसले नहीं लिए जाते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। कड़े फैसले लेना कभी कभी कितना जरूरी हो जाता है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में योगी का लीक प्रूफ एग्जाम कराने का फैसला हो या मध्य प्रदेश में पुलिस पर पत्थर चलाने वालों पर बुलडोजर एक्शन का फैसला। लेकिन कोलकाता कांड में फैसला लेने में सरकार ने देरी की तो उसका भी क्या परिणाम हुआ वो भी आपके सामने है। आज मैं आपको कोलकाता कांड में जो बड़ा खुलासा हुआ है उसके बारे में बताऊंगी। 9 अगस्त की पूरी टाइमलाइन समझाऊंगी। आरोपी संजय रॉय की पॉलीग्राफ टेस्ट कब होगी ये भी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। साथ ही आपको खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर की भी बताऊंगी जहां हाजी शहजाद अली के 10 करोड़ की कोठी को बुलडोज कर दिया गया। अपराधियों ने क्यों कहा पत्थर चलाना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। ये सारी खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी योगी के लीक प्रूफ एग्जाम की। उत्तर प्रदेश में 60,000 से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती के लिए परीक्षा हो रही है। यह एग्जाम 67 जिलों में किया जा रहा है और इसके लिए बड़े लेवल पर तैयारी की गई है। 1154 सेंटर्स पर यह परीक्षा चल रही है। दूसरी पाली में परीक्षा इस वक्त जब आप राजधर्म देख रहे हैं, अभी दूसरी पाली की परीक्षा शुरू हुई है। 5 लाख से ज्यादा छात्र इसमें शामिल हैं। एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। एग्जाम सेंटर्स के आसपास जैमर्स लगाए गए हैं ताकि कोई मुन्ना भाई नकल ना कर सके। इससे पहले आज सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक पहली पाली की परीक्षा हुई। उसमें भी करीब 5 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए। पहली पाली में एग्जाम देने के बाद जब परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर तनाव नहीं था। जरा आप सोचिए, ये स्टूडेंट्स हैं, इन्हें एग्जाम में वो पास होंगे फेल होंगे, एग्जाम ठीक हुआ या नहीं हुआ इस बात का डर नहीं था, बल्कि वो खुश थे कि एग्जामिनेशन पेपर लीक नहीं हुआ, कहीं फिर से दोबारा एग्जाम तो नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कोई डर अब उनके मन में था ही नहीं। कहीं 2-3 सालों की मेहनत जाया ना हो जाए, ऐसी कोई शिकन उनके चेहरे पर नहीं थी। इस बार परीक्षार्थी कह रहे थे कि एग्जाम सेंटर्स पर पिछली बार से बहुत अच्छी व्यवस्था थी। बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम देकर निकले, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी। कहाँ की रहने वाली? मेरठ की। पिछली बार आपने एग्जाम दिया था? जी हाँ। और इस बार दिया तो क्या कुछ व्यवस्था थी, ठीक थी इस बार? जी हाँ, अब का अच्छी थी। पहले थोड़ा हार्ड एग्जाम आया था और अब के भी मतलब है तो सही, पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो करेंगे ना। हाँ। इसलिए अब का अच्छा एग्जाम था। और जो पिछली बार पर्चा लीक हुआ था जिन वजहों से, वो इस बार देखने को मिली कि सुरक्षा के इंतजाम, तमाम जो चीजें, सख्ती जो थी सेंटर पे सही थी? जी नहीं, अब क्या लगा? प्रशासन इस बार दावे कर रहा है कि सख्ती है, पुलिस का पहरा है, सीसीटीवी है, कोई सामान अंदर नहीं ले जा सकते। लगता है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो ईमानदारी से पेपर देना चाह रहे हैं, वो उनके लिए एक बेहतर सुविधा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सुविधा हो रही है। बच्चे पेपर लीक हुआ था, बच्चे बहुत दुखी हुए थे कि पेपर लीक हुआ। मेहनत भी करी थी पहले बच्चों ने, पर अब की बार भी बहुत ऐसा लग रहा है मेहनत करी है बच्चों ने, अब भी देने आ रहे हैं पेपर। आपका क्या नाम है? राजकुमार। तो एग्जाम हो गया आपका? हाँ, मेरा हो गया। पिछली बार आपने दिया था एग्जाम? दिया था। तो ये बताइए, पिछली बार में और इस बार में व्यवस्था में कितना फर्क था? बहुत फर्क था इस बार तो। हाँ। कड़े इंतजाम थे गवर्नमेंट की तरफ से, बाकी सब कुछ अच्छा था। हाँ। पेपर भी मतलब ना ठीक ठाक आया था इस बार। हाँ। सामान वगैरह अंदर ले जाने दे रहे थे? नहीं कुछ नहीं। नहीं। सीसीटीवी वगैरह सब? हाँ, बाकी कुछ नहीं। हाँ। बाकी तो सब कुछ अच्छा हुआ। सख्ती पूरी थी ताकि कोई नकल ना कर पाए। अगर जिसने अगर 100 किए हो तो स्वयं उसका हो जाएगा इस बार। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश नाम है। जयप्रकाश, कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़। अलीगढ़ से पेपर देने के लिए आए हैं। तो ये बताइए, जो जैसे पिछली बार जो है एग्जाम लीक हो गया था, बच्चे जो है तैयारी उनकी बेकार हो गई थी, अब दोबारा से उन्हें इंतजार करना पड़ा, अब दोबारा से पेपर कुछ दे के आ गए हैं, आप सेकंड शिफ्ट वाले हैं, क्या कहेंगे जो व्यवस्था जो है इस बार की है सरकार ने? अब की व्यवस्था बहुत अच्छी है, देखने में बहुत अच्छी है। बाहर से भी कोई अंदर जाने नहीं दे रहे,
कॉलेज के और पास किसी को ठाड़ा होने नहीं दे रहे। बहुत अच्छा लगा हमको। पुलिस का पहरा और सख्त है, सख्त कार्रवाई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल है। कहाँ के रहने वाले राहुल? मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। अलीगढ़ के। तो ये बताइए, इस बार की जो सरकार की व्यवस्था है, सरकार कह रही है कि पुलिस का बंदोबस्त रखा है, सीसीटीवी है, कोई सामान फालतू अंदर नहीं जा सकता और एक एक चीज़ की मॉनिटर की जा रही है, बाकायदा पेपर लाने और ले जाने के लिए रूट तय किया है सरकार, ताकि किसी भी तरह से लीक ना हो, जो अभ्यर्थी हैं उनका नुकसान ना हो। क्या सर? क्या कहेंगे इस बारे में जो व्यवस्था की है? नहीं सर, अब की बार जो है बहुत अच्छी व्यवस्था है इस बार। मतलब कि जो हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने बहुत अच्छा वो किया है इस बार। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। कहाँ के रहने वाले? बिहार के। बिहार से? समस्तीपुर से। अच्छा, ये बताइए, पिछली बार पर्चा लीक हो गया था, आपको पता ही होगा, पिछली बार एग्जाम दिया था आपने? दिए थे। तो ऐसे में दुख होता है, पूरी मेहनत जो है की हो और ऐसे में पर्चा अंत में जो है लीक हो जाए। इस बार सरकार का दावा है, प्रशासन का दावा है कि भाई अच्छी व्यवस्था की है, क्या कहेंगे इस पूरे? सर ये अगर अच्छी व्यवस्था है, अगर क्वेश्चन लीक नहीं हो रहा है तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें जो जब लीक हो जाता है जिसमें पढ़ने वाले बच्चे भी पीछे हो जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते रहता है उसमें। तो सख्ती अच्छी है? हाँ, सख्ती अच्छी है। आपका क्या नाम है? दीपेश कुमार। दीपेश, कहाँ के रहने वाले? अलीगढ़। अलीगढ़ से पेपर दें। पिछली बार एग्जाम दिया था आपने? हाँ, दिया था। तो पिछली बार तो पर्चा लीक हो गया था, इस बार सरकार कह रही है सख्ती है और सब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ करवा रहे हैं हम। हाँ, बढ़िया है, ऐसा ही होगा। आगे लीक नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो पुलिस के पहरे के बीच में ये योगी की गारंटी है कि कोई परीक्षा पेपर लीक होने नहीं देंगे। दिल्ली से सटे हुए नोएडा में ही नहीं बल्कि लखनऊ में भी एग्जाम सेंटर्स के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पहली पाली में एग्जाम देकर जो परीक्षार्थी निकले वो बहुत खुश थे। उनका कहना है कि सरकार ने जो इंतजामात किए थे वो बड़े ही शानदार थे। पुलिस भर्ती परीक्षा का पहला पाली का जो पेपर है वो खत्म हुआ है, संपन्न हुआ है। जो स्टूडेंट्स है वो बाहर निकल रहे हैं। भैया कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? अखिलेश। कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर से। कैसा पेपर हुआ अखिलेश भाई? पेपर बढ़िया था। तैयारी जो किया था सब आ गया? हाँ, आ गया सब। इस बार पेपर लीक को लेकर के सरकार ने बहुत इंतजाम किए थे, आप लोग इंतजामों से खुश हो? सुरक्षा बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई माहौल नहीं है, सब लग रहा है कि इस बार जो रिजल्ट है 60,244 का वो आएगा, वो आ जाएगा क्लियर। सरकार पे, योगी सरकार पे भरोसा है आप लोगों को? भरोसा है। क्या नाम है बेटा आपका? ऐशु वर्मा। कहाँ के रहने वाली हैं? कालीचंद। पेपर कैसा हुआ? बहुत ही अच्छा पेपर। कॉन्फिडेंट है एकदम कि सिलेक्शन होगा? पेपर कैसा हुआ? पेपर हार्ड था, रीजनिंग मैथ ज्यादा थी। इस बार जो इंतजाम सरकार ने किया था पेपर लीक को लेकर के, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत है। इस बार लगता है कि पेपर लीक नहीं होगा? नहीं होगा। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। कहाँ से आए हैं? यूपी इटावा। मतलब कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है कि सिलेक्शन होगा इस बार? जी जी। इस बार जो इंतजाम थे पेपर लीक को लेकर सरकार की तरफ से, उससे आप लोग खुश हैं, मुतमईन हैं? जी बिल्कुल खुश। अंदर गए तो क्या क्या तलाशी ली गई, किस तरीके से चेकिंग की गई? खूब बहुत तरीके से, पहले से ज़्यादा सख्त है इस बार प्रशासन, क्योंकि अब पेपर लीक होने की कोई संभावना नहीं है। कैसा हुआ पेपर? बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंट है आप तो काफी ज्यादा, सिलेक्शन होगा लग रहा है, चेहरे की खुशी बता रही है। देखेंगे अब। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सुल्तानपुर। तो ये बताइए कि इस बार जो इंतजाम किए थे पेपर लीक को लेकर के, उसको लेकर के आप लोग सेटिस्फाइड हैं? अब की बार बहुत ज़्यादा टाइट है पेपर। आप लोग गई तो क्या क्या चेकिंग हुई, फ्रिस्किंग किस तरीके से की गई? हम लोग के सामने जो है जो पेपर का सील होता है वो खोला गया और मतलब काफ़ी अच्छी व्यवस्था हुई। कहाँ से आए हैं आप? कन्नौज। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो सरकार ने इंतजाम किए थे पेपर लीक को काफी बढ़िया। इंतजाम को लेकर के आप लोग कितने सेटिस्फाइड हैं? काफ़ी सेटिस्फाइड है, काफ़ी सख्ती थी जो इस बार काफ़ी ढीले थे, काफ़ी ऐसे जगह सेंटर बनाए गए थे जहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी। इस बार व्यवस्था बढ़ गई। अंदर गए तो क्या क्या आपने देखा सुरक्षा के लिहाज से कि पेपर लीक ना हो, कोई दिक्कत ना हो, गलती ना हो? निगरानी, कई बार एडमिट कार्ड चेक किया गया, ID चेक की गई, वगैरह वगैरह ऐसे काफ़ी चीज़ें चेक की गई और वगैरह। एक बार फिर चेक हुई और क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई वो किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चेहरा भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा था? जी। कोई मशीन थी क्या अलग से? वो नहीं, फोन से ही। फोन से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। क्या नाम है भैया आपका? आदित्य कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? औरैया का। कॉन्फिडेंट है सिलेक्शन होगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लगता है भाई। इस बार जिन लोगों ने मेहनत की है उनको अच्छा परिणाम मिलेगा? हाँ बिल्कुल पेपर बिल्कुल। लीक जैसी कोई संभावना इस बार तो नहीं? कम से कम लग तो नहीं रहा है, फिर पता नहीं। अंदर के इंतजाम कैसे थे? बहुत तगड़े। बहुत तगड़े। हाँ आप लोग सेटिस्फाइड है उन इंतजामों से? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो है। आपने सुना क्या कहा, बड़े तगड़े इंतजाम थे। लखनऊ और नोएडा ही नहीं, आज वाराणसी में भी एग्जाम सेंटर्स पर परीक्षार्थी खुश नजर आ रहे थे। पहली पाली में एग्जाम देकर निकले परीक्षार्थी ये कह रहे थे कि इस बार कोई पेपर लीक नहीं हुआ है।
वो राहत की सांस ले रहे हैं। और बेहतर बनाया गया है, बहुत बढ़िया से बढ़िया बनाया गया है, जो कि हम चाहते हैं कि ऐसे पेपर हो। हम लोग 4 साल से इंतजार कर रहे थे और जहां तक उम्मीद है कि बहुत बढ़िया से बढ़िया और इनका मतलब यहाँ हम लोग आए हैं बढ़िया दे, और जो भी क्वेश्चन उठाया था हम लोग जो तैयारियां कर रहे थे अगली बार से साफ हो और बढ़िया बेहतर हो, ताकि हम लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आए। परीक्षा और प्रशासन का एकदम बहुत टाइट शासन, ताकि कहीं इधर उधर न कुछ हो पाया न कुछ हुआ। और हम लोग चाहते थे कि प्रशासनिक कार्रवाई बहुत दिन से लगातार चल रही थी और बढ़िया ढंग से हम लोग पेपर दिए और शुभ हुआ बढ़िया। सरकार जो भी बोला था कि नहीं हम नकल माफिया को हम लोग अगर जो पकड़ा जाएगा 1 करोड़ को जुर्माना देंगे, घर गिरा देंगे, बहुत बढ़िया काम किया था। करते कुछ नहीं थे, बस अफवाह फैला के उल्टा नकल, जो कि जो पढ़ने वाले छात्र थे उनका भी बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत। हम लोग जैसे पढ़ रहे थे, कोई जुआड़ लगा कुछ भी कर रहा था, हो भी नहीं कुछ रहा था। बाकी बाबा जी का यही सहयोग था कि बढ़िया एग्जाम करवाएं और अच्छे बेहतरीन हुआ बढ़िया। नहीं नकल वकल कुछ नहीं है, सेफ हुआ, जो हम लोग चाह रहे थे वही हुआ। तो सॉलिड सिस्टम था और सॉलिड सिस्टम ने काम किया, परीक्षार्थी खुश हैं। देश भर में जिस तरह से पेपर लीक लगातार ये घटनाएं सामने आ रही थी, ऐसे में लगने लगा था कि शायद लीक प्रूफ एग्जाम करा पाना अब ये पॉसिबल ही नहीं रह गया। नीट पेपर लीक से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जब मामला पहुंचा, इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने ठान लिया था कि वो लीक प्रूफ एग्जाम कराएंगे। इसके लिए पहले पेपर लीक कानून बनाया गया, फिर एग्जाम को लेकर फुल प्रूफ तैयारी की गई। राजधानी लखनऊ में कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया, जहां जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित वर्मा प्रदेश के एक सेंटर पर खुद निगरानी कर रहे हैं। सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है, साथ ही हर अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जा रहा है। हर एग्जाम सेंटर के पास जैमर लगाया गया है ताकि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट काम ना कर पाए। हर एक सेंटर की सीसीटीवी से निगरानी हो रही है, ड्रोन कैमरों से चेकिंग की जा रही है। सादी वर्दी में यूपी एसटीएफ और एलआईयू के अधिकारी और जवान तैनात हैं। 134 अधिकारियों को नोडल ऑफिसर्स के तौर पर तैनात किया गया है, तो सॉल्वर गैंग पर नजर रखने के लिए 25,000 जवानों की तैनाती है, यानी कि पूरा सिस्टम एक्टिव है। हमारे मजिस्ट्रेट, हमारे पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। ये पूरी परीक्षा एक लंबी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रश्न पत्र का भंडारण, फिर वहाँ से सेंटर पे पहुँचाना, यहाँ बच्चों को का आधार प्रमाणित करना और उसके बाद से सुचारू रूप से परीक्षा कराना। तो इस बार ऐसी व्यवस्था की गई थी कि किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। शासन स्तर से और सभी अधिकारियों के स्तर से बार बार जिले के अधिकारियों को सभी चीज़ें बताई भी गई, ट्रेनिंग भी दी गई। उस कारण से ही ये परीक्षाएं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हैं। दरअसल सुरक्षा के ये बंदोबस्त इसलिए किए गए क्योंकि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का एक लंबा इतिहास रहा है। पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसी कोई परीक्षा ही नहीं बची थी जो लीक ना हुई हो, जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। अगर कुछ बड़े एग्जाम्स की बात करूं तो ये देखिए, 23 अगस्त 2017 में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम पेपर लीक, फरवरी 2018 में यूपीपीसीएल जेईई एग्जाम वो लीक, अप्रैल 2018 में यूपी पुलिस का एग्जाम, एक ऐसा ही एग्जाम जिसके अभी अभ्यर्थियों को आप देख रहे थे, वो लीक, सितंबर 2018 नलकूप ऑपरेटर, जुलाई 2020 में शिक्षक भर्ती परीक्षा, इस साल तो यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा, तो वहीं दिसंबर के महीने में यानी 2021 में यूपी टेट, पेट और इसके अलावा बीएड प्रवेश परीक्षा। अगर इन बीते सालों की आप हिस्ट्री देखें तो ऐसे कोई परीक्षा बची ही नहीं थी जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। इसी साल के बाद देख लीजिए ना, फरवरी 2024 में जब यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, ऐसे में इस परीक्षा को लीक प्रूफ बनाना ये सबसे बड़ी चुनौती भी थी और इसे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी साख का सवाल भी बनाया। 7 साल में इतने सारे पेपर लीक होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये ठान लिया था, अब लीक प्रूफ पेपर करवाएंगे और इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून भी बनाया। अगर नए कानून की बात करूं तो इसमें 2 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माना 2 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का। यानी कि अगर नकल की या पेपर लीक हुआ तो करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें उम्र कैद तक की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तभी तो सीएम योगी ये कह रहे हैं कि कोई माई का लाल नहीं है जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। अगले 2 वर्ष में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देनी है। इसको 24 को, 25 अगस्त को, फिर 30 और 31 अगस्त को हम लोग 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माई का लाल आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हुए हैं। जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे और उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का कार्य भी करने का कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। यूपी में योगी ने एक बड़ी चुनौती आज निपटा दी। उधर कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच में जुटी सीबीआई के सामने हर दिन एक नया चैलेंज खड़ा हो रहा है। मुख्य आरोपी संजय रॉय अपने बयानों से गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी सीबीआई के सवालों का ठीक जवाब नहीं दे रहा है। यही वजह है कि सीबीआई ने संजय रॉय, संदीप घोष समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करने का फैसला किया है। यानी कि अब सीबीआई का लाई डिटेक्टर डॉक्टर बेटी के साथ हुई हैवानियत के एक राज को एक्सपोज करेगा। आज सीबीआई की टीम संजय रॉय को सियालदा कोर्ट लेकर पहुंची है, जहां कोर्ट ने उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। लेकिन सीबीआई की टीम अभी भी संजय रॉय के साथ कोर्ट में है। संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए उसका कंसेंट लिया जाना है, उसे कंसेंट फॉर्म पर साइन करना है और साइन होते ही संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट का रास्ता साफ हो जाएगा और फिर लाई डिटेक्टर मशीन लगाकर संजय रॉय से 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात का पूरा खौफनाक सच उगलवाया जाएगा। जिस वक्त संजय रॉय को कोर्ट लाया गया उस वक्त वहां पर मौजूद लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर करने के आरोपी को फांसी देने की मांग हुई। संजय रॉय और संदीप घोष से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन वो पूरा सच नहीं बता रहे हैं, बयानों को घुमा फिरा रहे हैं और यही वजह है कि सीबीआई दोनों का ही पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए जा रही है। संजय और संदीप घोष के अलावा और किस का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा वो भी आपको बता दें। सीबीआई संजय रॉय के करीबी एक सिविक वॉलंटियर का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने जा रही है। देखिए, मुख्य आरोपी संजय रॉय और संदीप घोष जो कि आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल का पूर्व प्रिंसिपल है, उनका तो होगा ही। इसके अलावा 2 फर्स्ट ईयर पीजीटी डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। ये वो लोग हैं जो वारदात से पहले पीड़िता के साथ डिनर कर रहे थे, आरका और सौमित्र। इसके अलावा जो इंटर्न है, इनका नाम है शुभदीप, उससे भी पूछताछ होगी। सिविक वॉलंटियर संजय रॉय जो कि संजय रॉय का राजदार है, संजय रॉय का राजदार, इस सिविक वॉलंटियर से भी बातचीत होगी और हाउस स्टाफ गुलाम, इसका भी टेस्ट किया जाएगा। संजय रॉय, संदीप घोष के साथ साथ इन साथियों का पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों हो रहा है ये आपको समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन सीबीआई बाकी लोगों का लाई डिटेक्टर इसलिए कराना चाहती है क्योंकि सीबीआई ने इनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का फैसला लिया
ये देखिए, सेमिनार रूम में 2 डॉक्टर्स के फिंगरप्रिंट मिले थे। अब ये 2 डॉक्टर्स कौन हैं जिनके फिंगरप्रिंट मिले हैं? इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह सीसीटीवी में तीसरी मंजिल पर जाता हुआ वो हाउस स्टाफ जिसका नाम गुलाम मैंने आपको बताया, वो दिखाई दिया था, इसलिए इसका भी ये टेस्ट करवाया जा रहा है। तीसरी बड़ी वजह ये कि तीसरी मंजिल पर वो इंटर्न रहता था, पीड़िता की उससे बातचीत भी थी, इसलिए सीबीआई ने चारों के बयानों में कुछ विरोधाभास पाया, इसलिए एजेंसी इनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना चाहती है। सीबीआई इस पूरे मामले की 3 पार्ट्स में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सीबीआई जांच की इन्वेस्टिगेशन का पहला पार्ट है इस जघन्य अपराध का मुख्य आरोपी संजय रॉय। सीबीआई की जांच का दूसरा पार्ट आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जिसके ऊपर पहले से वित्तीय अनियमितताओं का बहुत सारा आरोप है, करप्शन का आरोप है। वो सीन ऑफ क्राइम जहां पर ये वारदात हुई उस स्पॉट के आसपास मौजूद लोग, ये इस इन्वेस्टिगेशन का तीसरा पार्ट है। अब कोर्ट में पेश करने से पहले सीबीआई ने संजय रॉय से वारदात की रात से जुड़े हुए हर सवालों का जवाब जानने की कोशिश की। मसलन ये कि वो कैसे सेमिनार रूम में पहुंचा, पीड़िता को उसने कहां देखा और फिर उसने क्या किया, इस घटना में क्या अकेला वही है या इसके अलावा भी और लोग शामिल हैं। संजय रॉय ने सीबीआई को वारदात की रात की पूरी टाइमलाइन हूबहू वही बताई जो कलकत्ता पुलिस को बताई। सीबीआई ने संजय रॉय के बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग की और उसके बैकग्राउंड की पड़ताल करते हुए सीबीआई उसके घर और फिर कोलकाता पुलिस के एएसआई के जिस बैरक में जाकर उसने वहां पर आराम किया वहां भी पहुंची। सीबीआई ने संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया कि उसकी मानसिक कंडीशन कैसी है। इसमें उसने वारदात से पहले पॉर्न वीडियो देखने के बाद कबूली उसकी हालत जानवरों जैसी है और उसे अपने किए हुए का कोई पछतावा नहीं है, लेकिन अभी भी सीबीआई उसके बयानों से संतुष्ट नहीं है और यही वजह है कि अब साइकोलॉजिकल एनालिसिस के बाद उसका पॉलीग्राफ करवाने की बात हो रही है। इससे पहले सीबीआई संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवा चुकी है। सीबीआई को लग रहा है कि संजय रॉय बहुत कुछ छिपा रहा है। ये देखिए, चेहरा ढका हुआ है लेकिन चेहरा आप जानते हैं ये संजय रॉय है, पुलिस के पास है। सीबीआई को उसके बयान से पहले स्टे पर स्टे लग रहे थे। ऐसे में सीबीआई अब पॉलीग्राफ टेस्ट यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाएगी। झूठ पकड़ने वाली मशीन से ही ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि ये अपराधी संजय रॉय क्या अकेला वारदात में शामिल था या फिर इसके अलावा और भी लोग थे जो वारदात में शामिल थे। बड़ा सवाल ये कि जिसका काम, ये तो एक सिविक वॉलंटियर है, इसका काम तो चेस्ट डिपार्टमेंट के सेमिनार हॉल में कुछ था नहीं, तो फिर वो सेमिनार हॉल तक कैसे पहुंच गया, इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी। संदीप घोष जो कि इसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल है, उससे संजय रॉय के क्या कनेक्शन है। चौथा सवाल ये कि क्या जानबूझकर ये इल्जाम अपने ऊपर तो नहीं ले रहा संजय रॉय, क्या ये एक केवल छोटा सा प्यादा है और इसके पीछे बड़ा दिमाग और बड़ा हाथ किसी और का है जिसे ये बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या किसी बड़े रसूखदार को बचा रहा है संजय, ये पांचवा सवाल है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का दूसरा हिस्सा मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। संजय रॉय के बाद संदीप घोष इस मामले में सीबीआई के रेडार पर है। यही चश्मा लगाया हुआ व्यक्ति जिसने अगर हर लेवल पे जहां पर मिस्टेक हुई है, चाहे फिर क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना हुआ, फिर चाहे इत्तला देनी हो परिवार वालों को, बहुत सारी बातें ऐसी है इस व्यक्ति से जुड़ी हुई जो संदेह पैदा करती है। सीबीआई संदीप घोष से आज 8वें दिन भी पूछताछ कर रही है। सीबीआई अब तक संदीप घोष से कुल 88 आवर्स से ज्यादा की पूछताछ कर चुकी है, 88 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। बड़ा सवाल तो ये है कि अगर संदीप घोष कुछ छिपा नहीं रहा है तो उसने फोन का डेटा क्यों डिलीट किया और किसके कहने पर डिलीट किया। संजय रॉय से कनेक्शन क्या है संदीप घोष का, सवाल इससे भी जुड़ा हुआ। इतना ही नहीं, जब परिवार को यानी कि उस मृत महिला डॉक्टर के परिवार को जानकारी देनी थी तो गलत जानकारी क्यों दी गई। पहले ये कहा गया कि तबीयत ठीक नहीं है, फिर ये कहा गया कि सुसाइड कमिट कर लिया है, तो ये गलत जानकारी क्यों दी गई। क्राइम सीन से छेड़छाड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, और चूंकि ये अस्पताल का पूर्व प्रिंसिपल है, अपने लेवल पर इसने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया।
बड़ा सवाल ये, सच उगलवाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब कोई भी झूठ ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह पाएगा। अब पॉलीग्राफ टेस्ट संदीप घोष का भी होगा। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच का तीसरा पार्ट, 2 हिस्से हमने बता दिए, लेकिन अब जो तीसरा हिस्सा है वो है सीन ऑफ क्राइम, जहां पर ये पूरी घटना घटी है, जहां पर ये वारदात हुई है। सीबीआई की टेक्निकल टीम, सीएफएसएल की टीम सेमिनार हॉल और अस्पताल में सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। मेडिकल कॉलेज का ये वो सेमिनार हॉल इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर मौका वारदात के बाद इसे भी प्रोटेक्ट नहीं किया गया। हालांकि मल्टीपल लोगों के आने जाने की वजह से स्पॉट से बहुत सारे सबूत नष्ट भी हुए हैं और इसलिए सीबीआई ने 3D मैपिंग टेक्निक के जरिए बारीक से बारीक चीज की 3D इमेज तैयार की है। इसके अलावा क्राइम सीन से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उसकी भी तफ्तीश की जा रही है, इसकी जांच की जा रही है। सीबीआई ने वारदात की रात के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इसमें संजय रॉय नजर आ रहा है। पीड़िता की डेड बॉडी के पास से जो डायरी मिली है, सीबीआई फिलहाल उसे भी डिकोड कर रही है। इस केस में सीबीआई के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उन्हें सबूतों की जांच करने के लिए वो मजबूर है जो सबूत उनके पास अब हासिल है। क्यों? क्योंकि क्राइम सीन से तो पहले ही छेड़छाड़ हो चुकी है। सबूतों को या तो मिटाया गया है या फिर छिपा लिया गया है। जिस तरीके से 14 अगस्त की रात को इतनी बड़ी भीड़ अस्पताल के एक प्रीमाइसेस में, कैंपस में दाखिल हो गई, बहुत सारे अहम सबूत नष्ट हो चुके हैं। ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी तक का अंतिम संस्कार किया जा चुका है, इसलिए फिर से कोई जानकारी जुटाई जा सके, ये एक बड़ी चुनौती है। पॉलीग्राफी टेस्ट कोर्ट में चूंकि मान्य नहीं है, अगर मान लीजिए कि कोई बड़ा गुनाह कबूल भी कर लिया जाता है तो वो तफ्तीश में तो मददगार साबित होगा, लेकिन बतौर प्रूफ वो कोर्ट में मान्य नहीं होता है। पब्लिक सेंटिमेंट के हिसाब से जांच कर नतीजा जल्द से जल्द देना जरूरी है। एक तो है कि सीबीआई जब कन्वेंशनल क्राइम करती है, केसेस जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो इनमें हम लोग को क्राइम सीन इमीडिएटली मिलता नहीं है। हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स नहीं है ना। लोकल पुलिस आती है, फिर 2-3 दिन, हफ्ते, महीने के बाद कोर्ट का ऑर्डर होता है कि साहब ये सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, तो और तब सीबीआई आती है। तो इसलिए क्राइम सीन हम लोग को एक प्योर क्राइम सीन नहीं मिलता है। तो ये ऑलवेज सीबीआई, ये इस केस में नहीं, सारी जो आप केसेस आप पहले से भी देखेंगे, रूशी का मैटर देखेंगे और केसेस देखेंगे, तो ये ऑलवेज सीबीआई के लिए एक बड़ी समस्या रही है कि हम क्राइम सीन पहले पहुंचते नहीं है। इसलिए हम जब तक सीबीआई आती है तब तक वो क्राइम सीन टैंपर हुआ रहता है। अब इस केस में क्योंकि ये कलकत्ता में इंसिडेंट है, वहाँ की पुलिस है, पुलिस कमिश्नरेट है, उनकी भी फोरेंसिक टीम्स होंगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने क्राइम सीन को अच्छी तरह से प्रिजर्व करा होगा, अच्छी तरह से उसको स्टडी करा होगा। उसमें जो भी एविडेंसेस हैं उन्होंने अपनी फोरेंसिक टीम से लिए होंगे, जो वो बाद में सीबीआई को दे देंगे। पर ये मेरा प्रिजम्पशन है, अब ये पता नहीं कि ये एक्चुअली उन्होंने करा है कि नहीं करा है। तो ये सीबीआई के लिए एक चुनौती जरूर रहती है। अब तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश की, जहां पत्थरबाजों पर बुलडोजर चल गया है। ये बुलडोजर एक्शन मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ। छतरपुर के पूर्व सदर मोहम्मद हाजी शहजाद अली की हवेली पर जो हुआ, ये बुलडोजर एक्शन क्यों किया गया और इसके पीछे की कहानी क्या है, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले कुछ तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। बुलडोजर एक्शन से पहले हाजी शहजाद अली का ये मकान कितना आलीशान है, क्या कोठी है, क्या जबरदस्त दिखती है। लेकिन इसी कोठी की कीमत आपको बताऊंगी तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। 10 करोड़ रुपए की कोठी अब कैसी नजर आ रही है वो जरा देखिए। इसी 10 करोड़ की कोठी पर बुलडोजर चल चुका है। कहा यह जा रहा है कि छतरपुर कांड के मास्टरमाइंड हाजी शहजाद अली ने फिल्म नरसिम्हा के बाप जी की कोठी की तर्ज पर अपनी कोठी तैयार की थी, लेकिन अब ये मलबे में तब्दील हो चुकी है। मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ये मलबा बता रहा है कि महज 24 घंटे पहले यहाँ 7 साल से बन रही 7 करोड़ की बिल्डिंग थी,
जिसे प्रशासन ने महज 7 घंटे में नेस्तनाबूद कर दिया। तस्वीरें देख सकते हैं, ये बीते बुधवार को जब छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में जो पथराव हुआ था, उसके मुख्य आरोपी, मुख्य मास्टरमाइंड हाजी शहजाद अली का ये जो घर है, उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया है। तस्वीरें देख सकते हैं, और ये शायद पहली बार होगा जब जो जेसीबी है, वो जो मुख्य अपराधी है उसके जो घर है उसके अलावा तमाम उसके वाहनों पर भी चली है। ये आप देख सकते हैं, ये 3 जो एक्सक्लूसिव, जो एक्सपेंसिव व्हीकल्स थे, एसयूवी, ये आप उनके दृश्य देख रहे हैं। पुलिस ने किस तरीके से, प्रशासन ने इस पूरी हवेली को ये जो है नेस्तनाबूद कर दिया है। तकरीबन 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बनी हुई ये हवेली दिखाई दे रही है, लेकिन पूरी तरीके से इसे ध्वस्त किया गया। और 7 साल से ये जो कोठी बन रही थी, ये कोठी फिल्म नरसिम्हा की जो नरसिम्हा में जो मुख्य किरदार जो बदमाश बताया गया है, जो उनके नाम, बाबजी के नाम की हवेली जो उस फिल्म में दिखाई गई है, उसी हवेली की तर्ज पर यह हवेली बनाई गई थी। एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश जो है वो साफ तौर पर कर रहा था ये शख्स छतरपुर में कि उसका दबदबा है। यही वजह है कि इतना बड़ा कांड हुआ जिसमें सुनियोजित ढंग से पुलिस के ऊपर पथराव हुआ। और ये बिल्डिंग देखिए किस तरीके से बाकायदा यहाँ फ्लोरिंग की गई है, ऊपर आप देखेंगे तो फॉल्स सीलिंग की गई है। ये छतरपुर जैसे छोटे ज़िले का हाल है। और आप देखिए बाकायदा तमाम ऐशो आराम के सामान थे। 7 सालों से लगातार बिल्डिंग बन रही है। आप देखेंगे यहाँ बाथ टब की भी मौजूदगी, और बताया जा रहा था इस पूरे कंपाउंड को दूर तक आप देखेंगे किस तरीके से बाकायदा वुडन फ्लोरिंग है, वुडन की कार्विंग की गई है, बाथरूम्स बनाए गए हैं। साफ तौर पर ये पूरा एक किला बनाया गया था नरसिम्हा की तर्ज पर, जहाँ बाबजी की एक विशाल कोठी रहती है, उसी की नकल पर ये पूरी जो है ये पूरी कोठी बनी गई थी। और इसका जो पूरा मकसद था, दरअसल ये जो शहजाद अली हैं, ये पहले जो अंजुमनिया इस्लामिया कमेटी के सदर बताए जाते थे, लेकिन जो उनके सेक्रेटरी थे जावेद अली, उन्होंने बीते चुनाव में उन्हें हरा दिया, जिसके चलते कौम का सबसे वफादार बनने के चलते उन्होंने ये बताया जा रहा है कि भीड़ इकट्ठी की। अब देखिए, फिल्मी स्टाइल में तैयार की गई कोठी का अंत भी बड़ा फिल्मी स्टाइल में हो गया, क्योंकि पूरी घटना भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। छतरपुर पुलिस ने न सिर्फ छतरपुर थाने पर पथराव के मास्टरमाइंड हाजी शहजाद अली की हवेली पर बुलडोजर चलाया, बल्कि थाने पर पथराव में जो जो आरोपी शामिल थे और जिन जिन की गिरफ्तारी हुई थी, उन सबको पुलिस ने सड़क पर परेड कराई। आरोपी ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे, पत्थर चलाना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। दरअसल पुलिस का ये एक्शन 21 अगस्त को थाने पर हुए पथराव को लेकर है। 21 अगस्त को मुस्लिम समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया था और वो महाराष्ट्र में एक हिंदू संत रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन अचानक से ये मांग पथराव में तब्दील हो गई। वो पुलिस पर पत्थर फेंकने लगे। पुलिस पर तो फेंका ही फेंका, पुलिस थाने का घेराव कर लिया। ये तस्वीर आप देखिए 21 अगस्त की है। उपद्रवियों ने बड़ा बवाल काटा। पुलिस ने इस मामले में 150 लोगों को आरोपी बनाया, जिनमें से 47 तो नामजद हैं। इस लिस्ट में हाजी शहजाद अली, जावेद अली, यूसुफ पठान, नाजिम चौधरी और आजाद अली को पुलिस ने मास्टरमाइंड बताया। इस हमले में थाना प्रभारी समेत पुलिस वाले भी जख्मी हो गए थे। मामला अगर आप सिलसिलेवार ढंग से बता पाए। एक्चुअली उस दिन 2-3 जुलूस था, भीम आर्मी की भी जुलूस थी और आजाद की जुलूस थी, भारत बंद का आह्वान था और उसमें पूरा पुलिस फोर्स इंगेज था। और उसके बाद 2-3 जुलूस निकालने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के लोग करीब जिनकी संख्या लगभग 1 से 1.5 हज़ार थी। इन लोग महाराष्ट्र में कोई किसी की धर्मगुरु के बारे में कोई वक्तव्य दिया गया था, उसके संबंध में ज्ञापन और FIR की डिमांड के लिए आए थे बिना सूचना के। और आने के बाद इन लोग FIR करने के लिए प्रेशराइज करने लगे, तो इनके जो लीडर्स थे उनको बुला करके पहले समझाइश दी गई कि चूँकि ये बाहर का मामला है, हम लोग का जुडिक्शन नहीं है, स्टेट के बाहर का है, इसमें आप लोग ज्ञापन दीजिए और ज्ञापन की जांच होगी, उसके बाद में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो बाहर करने के बाद सभी को बाहर कर रहे थे। इसी दौरान कुछ भीड़ से चप्पल जूते फेंकना शुरू किए, उनको समझाइश दी गई और जब ज़्यादा पत्थर और ये चीपे वगैरह फेंकने लगे, उस बीच में हमारे कुछ कॉन्स्टेबल्स और मेसोन भी घायल हुआ।
धारदार हथियार का प्रयोग किया गया है हाथ में मारने में। ऐसे जो हाथ में चोट आई है, इसमें जो मेडिकल रिपोर्ट में कुछ शार्प ऑब्जेक्ट से चोट आना बताया गया है, और कुछ वहाँ बच्चे के हाथ में कुछ शार्प ऑब्जेक्ट दिख भी रहा है वीडियो में। और वहाँ थाने के पास कोई ऐसा पहले से कोई पत्थर नहीं पड़े हुए थे, ये पत्थर एकदम से नहीं आ सकते थे। कहाँ छतरपुर की घटना पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस पार्टी मोहन यादव सरकार को घेर रही है, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका जवाब भी दे दिया। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। सर, छतरपुर की घटना को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने कमेंट्स किया है। इमरान प्रतापगढ़ी और तमाम कांग्रेस पार्टी जो उल्लंघन करेगा अपना रास्ता बनाएगा। सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। छतरपुर में शांति बहाली के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। आज पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी शामिल हुए। पुलिस के अधिकारी शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बात कर रहे थे, ताकि कि माहौल आगे ना बिगड़े। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस थाने पर हुए पथराव के बाद अब पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाल रही है। आप फ्लैग मार्च के ये दृश्य देख रहे हैं। पुलिस की तमाम गाड़ियां सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बना रहे, किसी भी तनाव की स्थिति न रहे, इसीलिए बाकायदा गाड़ियों के जरिए फ्लैग मार्च निकाल रही है। तमाम इलाकों में जाकर काउंसलिंग भी कर रही है, समझाइश भी दे रही है कि किसी भी तरीके का जिससे वहमनस्य फैले, इस तरीके का कोई कृत्य नहीं किया जाए। तस्वीरें देख सकते हैं तमाम पुलिस की गाड़ियों के साथ शहर के एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार लेवल के तमाम अधिकारी एक के बाद एक इन गाड़ियों के जरिए तमाम मोहल्ले में जाकर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। दरअसल फ्लैग मार्च का उद्देश्य होता है क्षेत्र की और शहर की जनता में ये विश्वास दिलाना कि पुलिस उनकी सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए मौजूद है, किसी भी तरीके का कोई भी तनाव या खतरा नहीं होगा। ये फ्लैग मार्च का उद्देश्य रहता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए शहर के तमाम हिस्सों से आप ये फ्लैग मार्च देख रहे हैं। तमाम गाड़ियों के साथ हर तरीके के वो वाहन जिससे पुलिस को विश्वास आए कि बीते 2 दिन पहले जो छतरपुर में सिटी कोतवाली थाने में पथराव हुआ था, उस तरीके की स्थिति अब दोबारा नहीं फैलेगी। छतरपुर में शांति का माहौल और वातावरण रहेगा। इसी उद्देश्य के साथ छतरपुर पुलिस प्रशासन ने ये फ्लैग मार्च निकाला है।